ओके सो हम लोगों ने लास्ट इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया था। वी सॉ कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, मतलब उसने चार्ज बाय मास का रेशो उसने दिया था। ये उसने किया था विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे ट्यूब। ओके, कैथोड रे हमने बात किया था कि इट गोज़ फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और इसके अलग अलग हमने we did a lot of experiments actually to determine the nature of cathode rays. Okay, और at the end अपने को पता चला कि cathode rays are basically electrons. So a lot of experiments were done, जैसे casting a shadow that indicated कि cathode rays travel in a straight line. Second था कैथोड रेज हैड अ मैकेनिकल इफेक्ट, इट शोड मैकेनिकल इफेक्ट अपने को मिला था। एक पैडल व्हील रखा था जो मूव होता है जब हम कैथोड रेज स्टार्ट करते हैं। दिस एक्चुअली इंडिकेटेड कि कैथोड रेज हैड मास। हमने ये भी देखा कि कैथोड रे जो है दैट डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द प्लेट। ओके, और इट डज नॉट डिपेंड, जो प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज की, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। ओके, और ये अपने कंक्लूजन थे। देन फाइनली वी डिसाइडेड ओके कैथोड रेज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और जे थॉमसन ने यही कैथोड रे को एक तरह से मॉडिफाई किया। दिस इज़ अ कैथोड, दिस इज़ अ एनोड, और ये अपन ने इसका मैंने तुमको सिमुलेशन भी दिखाया था। इफ़ यू रिमेंबर दैट एग्जैक्टली उसने किस तरह के फॉर्मूलेज यूज़ किए थे, दैट इज़ इररिलेवेंट। ओके, ये अपने को ज़रूरी नहीं है, बट वॉट यू फाउंड इज़ अ E/m रेशो जो था दैट वॉज वेरी हाई, and it was about 1.7 into 10 to the power 11 coulombs per kg. Okay, so that was a very high charge to mass ratio. The next चीज़ जो अपन देख रहे हैं अभी, so this is the start of today's class basically. अब जो आता है that was to determine the charge and mass of electron. Okay, and this was done by R.A. Millikan 1909 में ये हुआ था। ओके, दिस वाज लॉन्ग टाइम बैक। ओके, 110 साल हो गए बेसिकली। एट दैट टाइम वी डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये जो उसने इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की, दिस वाज बेसिकली बाय अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। उसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। एंड इफ़ यू लुक एट ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, दिस आर वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अपन यहाँ पे देखेंगे, दिस आर वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो ये एक चेम्बर है बेसिकली। ये चेम्बर में 3 कंपार्टमेंट्स तुमको दिख रहे हैं। ओके, जो सेंटर वाला कंपार्टमेंट है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। जो यहाँ वाला जो कंपार्टमेंट है बॉटम वाला, दैट इज़ बेसिकली यूजलेस, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एनीथिंग। ओके, सो बेसिकली एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द फर्स्ट 2 कंपार्टमेंट्स। ऑलराइट, तो नाम देखो एक्सपेरिमेंट का है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियसली ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ये। ओके, तो यहाँ पे देख एक तरह का ऑटोमाइजर है जिससे ऑयल अंदर स्प्रे करा जा रहा है। ओके, तो इसने क्या किया, मिलिकन ने ऑयल इसके अंदर स्प्रे किया। ओके, यहाँ पे 2 प्लेट्स लगे हुए हैं, पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट। ओके, और इनको वोल्टेज के थ्रू कनेक्ट किया है वाया अ बैटरी। इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी है। ओके, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, इस तरह से। ओके, अब उसने क्या किया कि एक छोटा सा होल किया है यहाँ पे, और ऑयल के ड्रॉपलेट्स उसने ऊपर वाले कंपार्टमेंट में स्प्रे किए। अब ग्रेविटी के वजह से ये ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेंगे, उसमें से कुछ ड्रॉपलेट्स बीच वाले कंपार्टमेंट में आएंगे। ओके, एट द सेम टाइम उसने एक्सरे इधर से फायर किया। दिस इज़ एक्सरे। ओके, यहाँ पे देखो एक छोटा सा होल है जहाँ से वो एक्सरे चार्ज कर रहा है इस कंपार्टमेंट के अंदर, और यहाँ पे इसका आई पीस है। ये देख रहा है कि इस कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है। ओके, व्हाट ही इज ऑब्जर्विंग, बेसिकली ये ऑयल ड्रॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, तो होगा क्या कि जब ऑयल ड्रॉप्स यहाँ पे गिरेंगे, ओके, कुछ गिरेंगे बेसिकली, फ्यू ऑयल ड्रॉप्स यहाँ से गिरेंगे। एट द सेम टाइम उसने एक्सरे फायर किया और ये जो प्लेट्स थे, ये जो वोल्टेज था, इसको ऑन कर दिया। ये प्लेट्स के बीच के बैटरी को ऑन कर दिया। सो जो एक्सरे है, एक्सरे इज़ अ आयनाइजिंग रेडिएशन। ये आयनाइज करता है, मतलब कि एक्सरे जब किसी मटेरियल पे गिरता है तो उसके इलेक्ट्रॉन उड़ा देगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आयंस बनेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ओके, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन्स को उड़ा दिया, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हो सकता है कि ये जो ऑयल ड्रॉप जो नीचे गिर रहा है उसमें जाके फंस जाए।
ओके तो अब ये जो ऑयल ड्रॉप है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इजंट इट। अब ये नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप बॉटम में आएगा, नीचे आ रहा है, ओके लेकिन नीचे देखो नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव ऑयल ड्रॉप ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इजंट इट। लेकिन ग्रेविटी इसको पुल करेगी और ये जो नेगेटिव प्लेट का वोल्टेज है ये इसको पुश करेगा ऊपर के साइड में। उसने ये देखा कि ये जो दो प्लेट्स जो लगे हैं इनके बीच का वो वोल्टेज चेंज करके ऑयल ड्रॉप को ही कैन एक्चुअली मूव आइदर अप और डाउन, इसको ये अप या डाउन इस तरह से मूव कर सकता है एंड ही कैन ऑब्जर्व दैट ऑयल ड्रॉप फ्रॉम द आई पीस, ओके। तो इस तरह से ये वो वोल्टेज यहाँ पे एडजस्ट करके ऑयल ड्रॉप को ऊपर और नीचे मूव कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जो ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज है, ओके मान लो एक नेगेटिव चार्ज है, -1 का चार्ज है, ओके तो ये वोल्टेज जो लगेगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द -1 चार्ज। अगर मान लो -2 चार्ज होता है तो वोल्टेज ऑब्वियसली ज़्यादा लगता है, इजंट इट। तो इस तरह से उसने कोरिलेशन बनाया कि जो चार्ज इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर है, ओके दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज दैट इज़ बीइंग यूज्ड हियर, ओके। तो उसको वोल्टेज से पता चला कि इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना है। ही कैलकुलेटेड द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप और हमको चार्ज टू मास रेशो पहले से ही पता था, तो अगर मेरे को चार्ज पता चल गया तो ऑब्वियसली मास भी पता कर सकता मैं। वी नो दैट E/m इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर kg, ये जे थॉमसन ने बताया था। तो अगर मेरे को E पता चल गया तो मैं मास कैलकुलेट कर सकता हूँ। इस तरह से उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास फाइंड आउट किया। इज दिस अंडरस्टूड? तो उसने देखा कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन उसने देखा कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ये अपने को ऑलरेडी मालूम था लेकिन ये मिलिकन ने दिया हुआ चार्ज है, ओके। एंड बिकॉज वी नो E/m तो जैसे m अगर निकालना है तो ये अपना हो जाएगा E आएगा 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय रेशो जो था इसका 1.7 इंटू 10⁻11 और ये अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इसका जो मास निकलता है इलेक्ट्रॉन का दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इस तरह से उसने चार्ज और मास फाइंड आउट किया। तो देखो हमको पता चल गया कि एटम्स है, एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी अपने को मालूम गिरा। और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी मालूम गिरा हमको कि इट इज़ मतलब चार्ज का डायरेक्शन पता चला और चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.66 इंटू 10⁻19 कूलम्स, ठीक है। और उसका मास भी पता चला। अब देखो मास बहुत छोटा आ रहा है फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ओके। अब हमको मालूम है कि एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एटम को न्यूट्रल बनाना है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज भी रहेंगे इसी एटम के अंदर टू मेक इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओके, इजंट इट। दूसरा ये भी प्रिंसिपल सामने आया कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, निग्लिजिबल है, तो ये भी समझ में आ रहा था कि जो मास आएगा एटम का दैट इज़ प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वी नो दैट दीज आर बेसिकली प्रोटॉन्स, ओके, बट दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी द थिंग। समझ में आया ना? सो वी नो एवरीथिंग, वी नो, वी मेड अ को रिलेशन कि एटम न्यूट्रल रहने के वजह से इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। वी डिडंट नो कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली एट दिस पॉइंट। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम का स्ट्रक्चर प्रपोज किया। तुमको थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ये मालूम होगा, इजंट इट? तो रादर दैन डिस्कसिंग दैट विल जस्ट सी व्हाट द मॉडल इज़। यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन 10th, सबको मालूम है, ओके। तो उसने बोला कि जो पूरे के पूरा एटम है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज और उसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है,
ओके, दीज आर द एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स। इसको अपन बोलते हैं थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। दैट्स एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग एटम की, बट इट डजेंट एक्सप्लेन लॉट ऑफ द प्रॉपर्टीज। ओके, सो ऑब्वियसली थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे और थॉमसन ने ही ये मॉडल प्रपोज किया था। इसको अपन प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल बोलते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल, और वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं इसको। ओके, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। देयर आर वेरियस अदर नेम्स ऑल्सो फॉर दिस, बट एनीवे दिस मॉडल वॉज रॉन्ग और ये इनकरेक्ट है, ये प्रूव करवाया था बाय रुदरफोर्ड। ओके, तो बिफोर रुदरफोर्ड देर वॉज डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी ये किया था हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया था। ओके, दिस वॉज बेसिकली एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। इट्स अ वेरी वेल नोन स्टोरी। इट वॉज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। यूरेनियम सॉल्ट के ऊपर ये काम कर रहा था, and he was doing something with it. I don't exactly remember what he was doing, but he was working with it. और nobody knew कि यूरेनियम सॉल्ट इज एक्चुअली रेडियो एक्टिव। ठीक है, what happened is कि उसने यूरेनियम सॉल्ट को एक ब्लैक पेपर में रैप किया और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रख दिया ड्रॉवर में, और ये बेचारा अपना घर चले गया। ओके, when he came the next day, okay, तो ये इसका ये एनालिसिस था, एक्चुअली हेनरी बैकरल का ये एनालिसिस था कि when यूरेनियम सॉल्ट को हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो दे इमिट सम सॉर्ट ऑफ रेडिएशन। ओके, मतलब ये बताना चाहता था वो कि यूरेनियम सॉल्ट जो लाइट एनर्जी है उसको किसी रेडिएशन में कन्वर्ट कर रहा है, किसी तरह के रेडिएशन में कन्वर्ट कर रहा है। दैट इज़ व्हाट ही वांटेड टू से। तो इसलिए ही वुड एक्चुअली पुट दिस यूरेनियम सॉल्ट ऑन अ पेपर, ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट और इन अ सनलाइट, एंड ही वुड गो बेसिकली, एंड आफ्टर अ वाइल जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो आके वो डेवलप करवाता था, एंड ही वुड गेट अ इमेज ऑफ द क्रिस्टल्स। जो यूरेनियम के सॉल्ट के क्रिस्टल्स है वो उसको उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर दिखते थे। He also presented this finding in a symposium. उसने ये finding भी present किया था, but what happened is one of the time he actually forgot to do something. Maybe deliberately, maybe he, you know, there is no idea कि जानबूझ के किया या accidentally किया, but he put the photographic plate जिसके ऊपर यूरेनियम सॉल्ट थे, इसने ड्रॉवर में रख दिया जहाँ पे सनलाइट आने का कोई चांस नहीं था। ओके, सनलाइट आने का कोई चांस नहीं था, और जब इसने ये प्लेट को डेवलप किया तब उसको फिर से उसी तरह के क्रिस्टल्स मिले। तो यहाँ पे अब उसको डाउट आने लग गया कि उसका बोलना था कि सनलाइट के वजह से ये क्रिस्टल्स पे इमेज आ रहे हैं। ओके, फोटोग्राफिक प्लेट पे क्रिस्टल्स के इमेज आ रहे हैं, लेकिन अब उसको डाउट आने लग गया क्योंकि यहाँ पे सनलाइट आने का कोई चांस नहीं था। इसका मतलब जो यूरेनियम सॉल्ट है वो स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस इमिट कर रहा है इवन इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट। दैट वाज द फाइंडिंग फॉर रेडिएशन। उसके बाद काफ़ी सारे रिसर्च हुए। आई डोंट थिंक हेनरी बैकरल ने काफ़ी कुछ इसके ऊपर रिसर्च किया, ही डिड वर्क विद इट, लेकिन काफ़ी जो रिसर्च किया उसके बाद रुदरफोर्ड ने किया। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, ये वही है जिसने रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। ओके, जो अपन जनरली पिक्चर में देखते हैं उसको। सो व्हाट ही डिड इज ही टुक अ लीड ब्लॉक। ओके, लीड बोले तो दिस इज पीबी। ओके, पीबी का ब्लॉक लिया। पीबी की डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, इट्स अ वेरी डेंस एलिमेंट। लीड अपन बुलेट्स बनाने में यूज़ करते हैं। गन की जो बुलेट्स बनती है वो लीड से बनती है बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई डेंसिटी। ओके, ताकि इसका पेनिट्रेशन पावर, ऑब्वियसली अगर मान लो मेरे को किसी के बॉडी को अगर पेनिट्रेट करना है तो मेरे को वो मेटल वहाँ पे फेंकना पड़ेगा जिसकी डेंसिटी उस बॉडी से ज़्यादा है, इजंट इट? तो दैट्स द ओनली वे इट कैन पेनिट्रेट। सो पीबी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको रेडिएशंस ब्लॉक करने में यूज़ किया जाता है। ओके, इनफैक्ट अगर तुम एक्सरे रूम में जाओ तो जो ग्लासेस होते हैं, विंडोज़ होते हैं एक्सरे रूम के, ये लीड से बने होते हैं। उसमें लीड की लेयर लगाई जाती है ताकि रेडिएशंस बाहर ना जाए। इनफैक्ट एक्सरे रूम में जो पेंट करते हैं
दैट इज ऑल्सो लीड बेस्ड. अभी पता नहीं क्या करते हैं, आई डोंट नो देन उसमें न्यू लीड इज लिटिल पॉइजनस आई गेस, सो मे बी दे हैव समथिंग एल्स. लेकिन एज फार एज आई नो दे यूज लीड बेस्ड पेंट ताकि रेडिएशंस दूसरे रूम में ना जाए, क्योंकि वो दीवार से भी रेडिएशंस जा सकते हैं. ओके, सो व्हाट ही डिड इज ही टुक द लीड ब्लॉक, उसमें एक छोटा सा होल किया है, यू कैन सी दैट, और उसमें अंदर में उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसके अंदर में डाल दिया. ओके, एंड देन ही पुट अ फोटोग्राफिक प्लेट, सॉरी इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाए उसने, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स. और यहाँ पे फिर से उसने या तो फोटोग्राफिक प्लेट या फिर जिंक सल्फाइड स्क्रीन, दोनों ले सकते हो. ओके, आइदर और जब उसने चालू किया, मतलब जैसे ये लीड का जो ढक्कन था वो निकाल दिया, ओके, विच इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ लीड, तो जो रेडिएशंस आए वो सीधा जाके यहाँ पे हिट हुए. लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड उसको 3 डॉट्स दिखे, एक डॉट यहाँ पे दिखा, एक डॉट यहाँ पे दिखा, एक डॉट यहाँ पे दिखा. ठीक है ना, जस्ट इमेजिन कि दीज आर इनविजिबल रेज. ओके, ये एक्चुअली में तुमको रेज नहीं दिखेंगे, तुमको स्क्रीन के ऊपर 3 डॉट्स दिखेंगे, दैट्स ऑल. ओके, अब ये डॉट से उसने बताया कि देयर मस्ट बी 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस. ओके, तो ये जो डॉट से जो रेडिएशन आया था उसको उसने बोला बेटा रेज. बेटा रेज के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं. दीज आर बेसिकली हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आया ना, बेटा रेज क्या है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, जो कुछ पार्टिकल्स उसको दिखे जो नेगेटिव इसके तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव प्लेट के तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसने बोला कि दीज आर अल्फा पार्टिकल्स. ओके, अल्फा पार्टिकल्स. और अल्फा पार्टिकल्स जो है दीज आर हीलियम 2+ आयंस. ठीक है ना, हीलियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हीलियम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में देर इज 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, दैट इज द न्यूक्लियस. और इसके सराउंडिंग में देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 and 2. Okay, now if I remove that electrons, what is left? This, isn't it? और इसके ऊपर अभी चार्ज क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 पॉजिटिवली चार्ज प्लस 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज अल्फा पार्टिकल. अंडरस्टूड है? अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस. ओके, अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस. और यही अल्फा पार्टिकल रुदरफोर्ड ने यूज़ किया था फॉर टेस्टिंग द थॉमसन्स मॉडल. ओके, इसका मैं सिमुलेशन भी तुमको दिखा दूंगा अभी. और उसके बाद उसको दिखे ये जो डॉट्स थे. ओके, ऑब्वियसली ये स्ट्रेट आए हैं, डिफ्लेक्ट नहीं हुए बिल्कुल, सो दीज आर न्यूट्रल. ओके, दीज आर न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और इसके ऊपर उसने काफ़ी सारी टेस्टिंग की, तो इसको उसने गैमा रेज बोला था, गैमा रेज. दीज आर हाई एनर्जी रेडिएशन. समझ में, दीज आर हाई एनर्जी रेडिएशन, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रेज है. राइट, इफ़ यू नो कि एक्स रेज आर खतरनाक, तो गैमा रेज उससे भी ज़्यादा खतरनाक है. ओके, गैमा रेज में एक्स रे से भी ज़्यादा एनर्जी रहती है. सो just make sure that you don't get exposed to these gamma rays. Okay, all these are actually dangerous, तीनों के तीनों dangerous है. gamma rays are really bad. so इस तरह से हेनरी बैकरल ने तो डिस्कवरी किया, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने इन रेडियो एक्टिव पार्टी इसका कैरेक्टरिस्टिक बताया, देन लॉट ऑफ द रिसर्च वर डन बाय मैरी क्यूरी एंड फिली क्यूरी. ओके, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया एंड दे ऑल्सो गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर देयर डिस्कवरी. अंडरस्टूड है? सो दिस इज़ हाउ इट वाज डन. अब हम देखते हैं रुदरफोर्ड का पार्टिकल एक्सपेरिमेंट. बेसिकली यू ऑलरेडी नो द थियरी, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर इट. ठीक है ना, मैं तुमको सीधा इसका एक सिमुलेशन दिखा देता हूँ. सो व्हाट दिस इज बेसिकली रुदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट. ओके, तो ऑब्वियसली थॉमसन ने ये प्लम पुडिंग मॉडल प्रपोज किया था. उसने ये बोला कि ये जो रेड पोर्शन जो पूरा दिख रहा है दैट इज़ द पॉजिटिवली चार्ज एटम, और देखो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से एम्बेडेड है. एंड इट एक्चुअली मेड सेंस, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन है, सो ऑब्वियसली एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट मेड सेंस. ओके, लेकिन रुदरफोर्ड एक्चुअली
wanted to test it, okay, if this is true. So उसने देखो ये एंटिसिपेशन किया कि जैसे अगर मैं अल्फ़ा पार्टिकल्स का बीम अगर भेजता हूँ, अब अल्फ़ा पार्टिकल बोले तो क्या है, मैंने जस्ट बताया तुमको, इज़ बेसिकली अ स्मॉल पार्टिकल और इसके ऊपर +2 का चार्ज है। और थोड़ी देर में मैं तुमको बता भी दूंगा कि दिस इज़ एक्चुअली वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि यू नो न्यूक्लियस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, बहुत छोटा न्यूक्लियस है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे तुम देख सकते हो, ओके, दीज आर अल्फ़ा पार्टिकल्स, ओके, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स एंड दैट्स इट, ओके। तो रेड में प्रोटॉन है, ग्रे में न्यूट्रॉन है, ओके, एंड देन दिस लिटिल थिंग ब्लू थिंग, ओके, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज़ योर अल्फ़ा पार्टिकल, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। एटम इटसेल्फ इज़ वेरी स्मॉल, उससे 5000 गुना स्मॉल होता है न्यूक्लियस उस एटम का, 5000 टाइम्स स्मॉलर दैन द एटम इटसेल्फ, ओके। सो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, और उसके ऊपर चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑलराइट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चार्ज वाला स्पेसीज हो गया ये, ओके। चार्ज टू मास रेशो इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा, इजंट इट, E/m रेशो जो रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई, क्योंकि चार्ज ज़्यादा है। और मास देखो, मास तो ठीक है, मतलब साइज इज़ वेरी स्मॉल एक्चुअली, ओके, मास में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इनफैक्ट, सो आई थिंक E/m इज़ फाइन, ओके। सो इट्स अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। तो ये अगर मैं भेजता हूँ, ओके, तो जैसे मान लो यहाँ पे गोल्ड फॉइल रखता हूँ, तो देर आर एटम्स ऑफ गोल्ड फॉइल, ओके। और अगर इस तरह के एटम हैं तो ये अल्फ़ा पार्टिकल, क्योंकि ये हर पोर्शन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये पूरे का पूरा जो पोर्शन है दिस इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इजंट इट, कहीं पे भी इनबैलेंस नहीं आ रहा ना चार्जेस का, सो होल थिंग इटसेल्फ इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर ये अल्फ़ा पार्टिकल मैं छोड़ता हूँ इस गोल्ड फॉइल से, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसे जाने चाहिए, सीधे सीधे, कहीं पे भी डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, या बहुत कम डिफ्लेक्ट होनी चाहिए, दैट वाज द आइडिया। तो उसने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ये थे, ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो एक्सपेक्टेशन था वो ये था, अल्फ़ा पार्टिकल्स शुड गो स्ट्रेट, एंड देयर इज़ बेसिकली, ओके, एक तरह का स्क्रीन इसने लगाया था यहाँ पे, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पूरे के पूरा, इजंट इट, मे बी यू कैन गो एंड से, ओके, इस तरह का स्क्रीन लगाया। तो ऑब्वियसली जो डॉट्स उसको मिलेंगे वो यही पोर्शन में मिलेंगे, इससे बाहर तो नहीं मिलने वाले उसको, जो डॉट्स है इसके, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई है, जहाँ पे भी ये अल्फ़ा पार्टिकल हिट करेंगे वहाँ पे उसको डॉट्स दिखेंगे। तो ये जो डॉट्स है उसको ये पीछे वाले एरिया में ही दिखेंगे, दैट वाज द आइडिया, ओके, ये एरिया में ही दिखेंगे। सो दैट वाज द आइडिया, क्योंकि दिस इज़ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, ओके, लेकिन उसको ऐसा नहीं दिखा, उसको क्या दिखा वो देखते हैं। सो दिस इज़ द एटम जो उसने बाद में बताया, बेसिकली ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर है एटम का, बट दिस इज़ द न्यूक्लियस, और ये जो है दीज आर ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, और ये गोल्ड के एटम्स है एडजेसेंट में, एंड यू कैन सी दैट दे आर नॉट एक्चुअली टचिंग, ओके, थोड़ा बहुत डिफरेंस डिस्टेंस होता ही है, एंड दैट इज़ ट्रू इनफैक्ट, ओके, तो काफ़ी रियलिस्टिक है। सो बिफोर यू गो दैट, आई मीन जस्ट ये एक दिस इज सिंगल एटम ऑफ द गोल्ड, ये एटम है, इसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन है, एंड यू कैन सी दैट काफ़ी सारे प्रोटॉन्स है और काफ़ी सारे न्यूट्रॉन्स है। देखो प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें 79, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 118, ओके, इट्स अ वेरी हेवी एलिमेंट, और गोल्ड इसीलिए काफ़ी डेंस होता है, इजंट इट, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत छोटा था, एटम का वॉल्यूम छोटा है, इट्स अ बिग एटम ऑब्वियसली, लेकिन इसका मास बहुत ज़्यादा है, ओके। तो डेंसिटी अपन जब निकालते हैं तो मास बाय वॉल्यूम निकालते हैं, एज कंपेयर टू मास द वॉल्यूम इज स्मॉल, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। दैट्स द रीज़न वाई लीड की भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लीड इज़ एक्चुअली इवन मोर डेंस देन गोल्ड। लेकिन अगर तुमने गोल्ड अगर उठाया है, ओके, गोल्ड से मेरे ख्याल से इट इज़ लीड इज़ डबल डेंस, twice as dense as gold, I think so, okay, I'm not so sure, but I think it's about twice as dense as gold, okay। तो गोल्ड को जब अपन उठाते हैं तो वी फील द वेट, isn't it, पता चलता है कि दिस इज गोल्ड, इट्स नॉट जस्ट सम सॉर्ट ऑफ येलो मेटल, इसके वेट से ही पता चल जाता है कि इट इज़ गोल्ड, ओके, बिकॉज वेरी डेंस। तो जब ये करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहेंगे, ओके। तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो इस केस में देखो डिफ्लेक्ट होंगे जब ये न्यूक्लियस के पास आएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज,
isn't it? पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर, तो जब अपन ये चालू करेंगे, ओके, सो यू कैन ट्रेस, कहाँ गया ट्रेसेस, ऑलराइट। तो काफ़ी बड़ा एटम है ये, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी दूर है, लेकिन जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के नज़दीक आएंगे तो डिफ्लेक्ट होंगे, और ये तुम डायरेक्टली देख सकते हो कि इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस टू विच दे आर कमिंग, इजंट इट? ये न्यूक्लियस के जितना नज़दीक आएंगे उतना ज़्यादा ये डिफ्लेक्ट होगी। यू प्रॉबेबली विल सी एट सम पॉइंट, जैसे ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, यू कैन सी दैट, ऑलराइट। तो एट सम पॉइंट यू विल सी कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं एंड दे डायरेक्टली डिफ्लेक्ट, राइट। ये सिंगल एटम के लिए केस हो गया। उसी तरह से अपन मल्टीपल एटम्स के लिए, मतलब एक्चुअल गोल्ड फॉइल के लिए भी देखेंगे, डोंट वरी, बट दैट, और अगर मान लो सो यू कैन सी दैट डिफ्लेक्टेड क्वाइट अ बिट, यू कैन सी दैट इज डिफ्लेक्टिंग क्वाइट अ बिट, और दूर से जा रहा है तो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, ओके, सो यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स रहेंगे एटम्स के, इजंट इट? तो ये जो डिफ्लेक्शंस रहेंगे वो यहाँ से भी डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से भी डिफ्लेक्ट होगा, हर जगह से, बट एट सम पॉइंट some of the alpha particles will deflect to a large degree, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगे। सो यू कैन सी दैट सम ऑफ दीज एक्चुअली जस्ट टू गिव वॉचिंग, ये डिफ्लेक्ट हो गया काफ़ी ज़्यादा, ऑलराइट, और वो आगे से भी जाके डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि ये डायरेक्टली रिवर्स में आ जाए, ओके, दैट इज़ पॉसिबल। सो इस तरह से भी ये हो सकते हैं। सो यू कैन सी दैट दिस इज एक्चुअली डिफ्लेक्टेड, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है कभी कभी, दैट इज़ अ लार्ज डिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि ये दूर आ रहे हैं। ओके, सो ये रुदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। ओके, ही यूज्ड जिंक सल्फाइड स्क्रीन, एंड वहाँ पे बेसिकली रिमेंबर जिंक सल्फाइड एक्चुअली हैज़ अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू विजिबल लाइट। ये अपने को डॉट्स वहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे दिखते हैं। ओके, तुमको ज़्यादा डिटेल्स इसके ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि तुमको इसको ऐसे लिखने को कोई बोलेगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके, जस्ट नीड टू नो फ्यू थिंग्स, दैट्स ऑल, किस तरह से डिस्कवर हुए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ऑब्जर्वेशन उसका यह था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दिस वॉज अबाउट 99.9%, आई बिलीव 99.9% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। Some alpha particles got deflected and traveled at some angle, okay, and very few alpha particles came back in the opposite direction almost by an angle of 180 degree. कुछ जो particles थे वो almost 180 degree के angle से वापस आए. That actually became the Rutherford's model, okay, जो उसने propose किया. So this led to familiar model basically. उसने बोला कि मास ऑफ द एटम इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। बेसिकली उसने न्यूक्लियस और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ओके, इसको अपन सोलर सिस्टम मॉडल भी बोलते हैं। सोलर सिस्टम मॉडल, इट बेसिकली इज़ लाइक अ सोलर सिस्टम। बेसिकली यू हैव अ सन एंड उसके आजू बाजू में ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स रोटेट हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ओके, रोटेट हो रहे हैं। और उसने बोला कि देखो, बिकॉज न्यूक्लियस इज़ इन द सेंटर ऑफ द एटम, मतलब जो भी मास है दैट इज़ इन द सेंटर, सो पूरा मास यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है। पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इज़ ड्यू टू प्रोटॉन्स, ये बाद में डिस्कवर हुए, अभी डिस्कवर नहीं होते। उसने ये बोला कि पूरे के पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस में ही है, और इनके बारे में अपने को कुछ भी नहीं मालूम था। ये प्रोटॉन्स जो है ये बाद में डिस्कवर हुए, ओके। और न्यूक्लियस ऑल्सो हैज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स, जिसको अपन न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, ये भी बाद में डिस्कवर हुए। अब तक ये पता नहीं था कि बेसिकली कितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कितने न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का तो कोई आइडिया ही नहीं था बेसिकली। ये बाद में ही डिस्कवर हुए। नील चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था। दिस वाज द टफेस्ट टू डिस्कवर बिकॉज दे आर न्यूट्रल, डिफ्लेक्ट नहीं होते, इजंट इट? दैट्स व्हाई दे आर टफेस्ट टू डिस्कवर, लेकिन ये बाद में डिस्कवर हुए। सो दैट्स हाउ द एटॉमिक मॉडल, एक्चुअली रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल केम टू पिक्चर। उसने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज अराउंड द न्यूक्लियस, देयर इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एज दैट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट्स व्हाई द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओके। जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब उसने ये भी बोला बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, most of the particles, very few particle actually got deflected.
तो उसने प्रोबेबिलिस्टिकली ये कैलकुलेट किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी. ओके, अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है. ओके, रिमेंबर दैट मोस्ट ऑफ द एटम्स वेंट आउट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, दे वेंट स्ट्रेट. वेरी फ्यू डिफ्लेक्शंस वेर ऑब्जर्व. इसका मतलब साइज ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल. ओके, और अगर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों के बीच का स्पेस क्या है? एम्प्टी. ओके, सो हम क्या बोल रहे हैं? मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी. इनफैक्ट most like 99.99% of the space, and even more actually, it's just write lot of nines there, that is an empty space in an atom. Okay, so think about it. All of us, everything around us itself is empty. उसने ये बोला कि if you think about like a P in the center of a stadium, football stadium में अगर अपन P रखते हैं, okay, and if that is the nucleus, then electron would be revolving somewhere around here. Understood? That is the first shell. Remember, first electron ये यहाँ पे रहेगा. Understood? So far from that nucleus, and that is the empty space. So most of the atom actually has a lot of empty space. Most of the space in an atom is empty. Is this clear? आप लोगों ने न्यूट्रॉन स्टार्स सुने क्या? न्यूट्रॉन स्टार्स, एनीबडी हर्ड अबाउट them? Yeah, there are basically stars that are basically made from neutrons. You know what the neutrons are, right? There is a proton, there is a neutron. All right, so basically ये कोलैप्स्ड स्टार्स होते हैं. जो स्टार्स कोलैप्स होते हैं, ओके, you probably know that they become black hole and stuff like that. Okay, so that from one of that actually, or probably the same thing is you get a neutron star. Okay, अब यहाँ पे there is no matter, okay, particles नहीं है मैटर के, सिर्फ न्यूट्रॉन्स है. राइट, और न्यूट्रॉन्स ग्रेविटेशनली एक दूसरे को पुल करके ये पूरे के पूरा स्टार बना हुआ है. ओके, these stars are small in size लेकिन mass is same. Say for example, अगर अपना सन जो है, अपना जो सन है, if that became a neutron star without change in mass change नहीं हुआ है उसका, क्योंकि isn't it most of the mass जो आ रहा है that is basically because of proton and neutron. तो मैंने अगर सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो मास में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइज़ में फ़र्क पड़ेगा. isn't it? तो मास सन का उतना ही रहेगा, लेकिन उसका साइज जो है दैट विल बेसिकली बिकेम एन एप्पल. समझ में आया? और मे बी 2 एप्पल और 3 एप्पल, आई डोंट नो, बट you can actually, you will be able to hold it in your hand. उसका साइज इतना छोटा हो जाएगा लेकिन मास सेम रहेगा. ओके, अकॉर्डिंग टू समथिंग आई रेड इन दिस सेम थिंग कि अगर अर्थ अगर न्यूट्रॉन की बनी होती सिर्फ, इट वुड बी बेसिकली लाइक एन एप्पल. अर्थ वुड बी एन एप्पल, लेकिन मास वुड बी सेम. अंडरस्टूड? एंड इफ़ यू डोंट फाइंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स इंटरेस्टिंग, अगर तुमको ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं लगती, यू डोंट बिलोंग इन साइंस. ओके, आई एम सॉरी टू से. सो देखो, ड्रॉबैक देख रहे हैं अपन रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का. सबसे प्राइमरी ड्रॉबैक ये था कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ओके, ये तुमको फिजिक्स में आएगा, revolving electron should continuously emit radiation and lose energy. This is true for any revolving species. Okay, कोई भी species अगर revolve हो रही है, motion में है, so it is going to radiate energy in the form of whatever radiation. ठीक है ना? It is going to emit radiation. So basically radiation emit कर रहा है मतलब energy lose हो रहा है. Okay, तो अगर energy lose हो रही है, just think about that कि ये न्यूक्लियस है एंड देर इज़ दिस इलेक्ट्रॉन. ओके, दिस इलेक्ट्रॉन गोइंग अराउंड. अगर ये एनर्जी लूज कर रहा है, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इसका अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होने लग जाएगा एंड इट विल जस्ट बेसिकली स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस.
न्यूक्लियस में ये जाके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस में गया तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा क्या? नहीं, पूरे का पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उतने ही निगेटिव चार्ज लेके आया, पॉजिटिव नेगेटिव, प्योर एनर्जी, डिस्ट्रक्शन। ओके, एंड दिस विल हैपन इन 10 to the power -8 सेकंड। कितने सेकंड में? ऑलराइट, 10 to the power -8 सेकंड में ये एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या ऐसा होता है क्या? अगर होता तो क्या हम एग्जिस्ट करते? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर ऐसा होता तो क्या हम एग्जिस्ट करते? नहीं करते। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू एक्चुअली exist like that. Okay, that's because the atom exists forever. Okay, almost forever. Okay, मतलब जो atoms मेरे में है, और there was I think basic chemistry में एक question भी दिया था मैंने quiz में इसके ऊपर, remember that question? Okay, अगर कोई 80 साल का बूढ़ा आदमी है और कोई 5 साल का बच्चा है, समथिंग आई डोंट रिमेंबर द एज ऑफ दैट पर्सन, तो क्या दोनों के एटम्स में एज डिफरेंस है? नहीं है। दोनों के अंदर जो एटम है दे आर बेसिकली ऑफ द सेम एज। तुम्हारे अंदर के एटम्स, मेरे अंदर के एटम्स, मेरे पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स, ये पृथ्वी, इनफैक्ट अर्थ, ये घर जिससे बने हुए है वो एटम, ये सारे एटम्स का एज एक ही है, मोर और लेस सेम एज। ओके, कोई कुछ 1-2 मिलियन साल पहले कम ज़्यादा हुआ होगा, बट अदर दैन दैट दीज ऑल एटम्स वर मेड प्रिटी मच एट द सेम टाइम। कब बने हैं ये एटम्स? कैन एनीबडी टेल मी कब बने हैं? मैंने क्या बोला? सोचो, सोचोगे तो मज़ा भी आएगा, एजुकेशन भी होगा, होशियार भी बनोगे, कोई तुमको बेवकूफ़ नहीं बोलेगा। सोचो, बिग बैंग, दैट इज़ करेक्ट। बिग बैंग कब हुआ था? एनीबडी नोज? मतलब यूनिवर्स का एज पूछ रहा हूँ मैं, हाउ ओल्ड इज़ द यूनिवर्स, तो तुमको ये पता चलेगा हाउ ओल्ड इज़ द एटम। तो मेरे अंदर के एटम कितने बुड्ढे हैं वो तुमको पता चलेगा, तुम्हारे अंदर के। ऑलराइट, एंड प्रीटी मच एवरीथिंग मेड अराउंड अस। 13.7 years, 13.6 is the estimated age, 13.6 billion years, but it could as well be 13.7 or 14, we don't know. So few million years here and there, plus minus, that is fine. 13.6 billion years ago Big Bang happened. Okay, this is a scientific fact, this is not something we can disregard. Okay, भगवान ने बनाया, okay, maybe भगवान ने Big Bang करवाया, but ultimately Big Bang हुआ. Okay, and in like the first second, okay, in fact in the first fraction of a second the entire universe was created. Pretty much all the matter was created within the first second. यूनिवर्स में जितना भी मैटर है ये पहले सेकंड में ही बना था, जितने भी स्टार्स और जितने भी प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग बेसिकली मेड इन द फर्स्ट सेकंड. ओके, सो ये हमको इसलिए मालूम है कि बिकॉज वी हैव थियरीज दैट एक्सप्लेन एवरीथिंग. ओके, एक्सेप्ट द बिग बैंग इटसेल्फ. सिर्फ हम बिग बैंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट वी एक्सप्लेन एवरीथिंग राइट आफ्टर द बिग बैंग. ओके, सो that is one of the thing basically. We don't know if we'll be ever be able to go to the to explain the Big Bang. Actually, we don't know that. I don't know that. Maybe some quantum physicist or somebody who works in this area might be able to tell you. But that is something that is quite phenomenal, that we know how old the age is. There are और किस तरह से age determine करते यूनिवर्स का, ये इसके पीछे भी साइंस है बेसिकली, एंड दिस साइंस इज़ प्रीटी सॉलिड. सो देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि द यूनिवर्स इज़ 13.6 बिलियन ईयर्स अगो. अभी जो नई थियरी आई है दैट सेज कि इट इज़ अबाउट 12.6 बिलियन ईयर्स अगो. सो अबाउट 1 बिलियन का फ़र्क पड़ रहा है, बट आई थिंक इट्स अबाउट 13.6 बिलियन ईयर्स प्लस माइनस फ्यू मिलियन. ओके, दैट इज़ फाइन, इतना तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. सो यस, जो एटम्स हमारे अंदर है वो बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड है, नॉट जस्ट मिलियंस. ओके, तुम्हारे अंदर के एटम्स और मेरे अंदर के एटम्स जो है दीज आर बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड.
सो इज दिस अंडरस्टूड? सो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था रुदरफोर्ड का. ओके अब जो है हम लोग थोड़ा वेव्स के बारे में देखते हैं. सो व्हाट आर वेव्स? क्योंकि देखो हमारे अंडरस्टैंडिंग में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कल के या फिर जो हमारा परसों जो क्लास हुआ था उसमें मैंने तुमको बताया था कि वेव्स एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर. स्पेसिफिकली जो क्वांटम मैकेनिक्स की बात हम करते हैं उसमें वेव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. वेव्स के ऊपर तुमको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में आएगा ऑब्वियसली, बट दिस इज़ अ बिगिनिंग फॉर समथिंग दैट वी वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन. मतलब हमको ऑब्वियसली क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाने का है. ओके क्वांटम मैकेनिकल थियरी जो थी एटॉमिक्स थियरी उसका देखने का है. सो वी नीड टू डिस्कस वेव्स. ओके सो सबसे पहले व्हाट हैपन्स व्हेन वी ड्रॉप अ स्टोन इन अ स्टिल पॉन्ड. पॉन्ड में अगर मैंने एक पत्थर डाला तो क्या होता है? ये सबको मालूम है, रिपल्स क्रिएट होते हैं और हमको दिखता है कि जो रिपल्स है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं. तो जैसे यहाँ पे अगर मैंने पॉन्ड में वो पत्थर डाला हुआ है तो ये रिपल्स आउटवर्ड हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज अ वेव. ये रिपल्स को हम लोग वेव बोलते हैं. बट व्हाट इज़ एग्जैक्टली मूविंग, व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग? ओके तो हो रहा क्या कि जो पार्टिकल्स है, जैसे मैंने पत्थर यहाँ पे डाला, जो स्टोन मैंने यहाँ पे डाला था उसकी काइनेटिक एनर्जी थी. ओके अब जब यह पानी को टच करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी इनटू द वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके और अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके पास एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, तो ये वाइब्रेट करेगा. मतलब इसके पास एनर्जी आ गई. अब ये जो एनर्जी है ये बाजू वाले वाटर मॉलिक्यूल को ये ट्रांसफ़र करेगा और इस तरह से ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल. एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली क्रिएट्स. और जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जब किसी मॉलिक्यूल को पानी के मॉलिक्यूल को जब एनर्जी मिलती है तब वो वाइब्रेट करता है अपनी जगह पे. एंड दैट्स व्हाट मेक्स देम मूव इन दैट डायरेक्शन. ओके सो टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस आई वॉन्ट यू टू सी दिस सिमुलेशन. ओके सो सबसे पहले तो पानी को देखते हैं अपन. कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो मेक श्योर दैट यू आस्क. सबसे पहले तो मैं तुमको बता देता कि व्हाट दिस सिमुलेशन इज़. दिस इज़ एक्चुअली अ पॉन्ड ऑफ वाटर. ठीक है ना, ये जो है पूरा ये वाटर है और यहाँ से मैं ड्रॉपलेट उसमें ऐड कर रहा हूँ. यू कैन सी व्हाट हैपन्स. ओके वेव क्रिएट हो रहा है ना. प्रीटी नाइस इजंट इट? लुक्स वेरी नाइस. ओके सो व्हाट आई विल डू इज़ ये सिंगल ड्रॉप की जगह आई जस्ट क्रिएट अ वेव. मैं क्या कर रहा हूँ इसमें ड्रॉपलेट्स ऐड करते जाता हूँ. आफ्टर सर्टन फ्रीक्वेंसी द ड्रॉपलेट्स विल सिंपली कीप ऑन एडिंग. ओके ना आई कैन टर्न इट ऑन द साइड वेज. तो ये टॉप व्यू हो गया, ये ऊपर से देख रहा है अपन. एट द सेम टाइम आई कैन ऑल्सो सी इट ऑन द साइड. साइड में भी देख रहा हूँ मैं, साइड वेव्स. कैन सी द वेव. ऐसी होती है ना वेव. ओके chat room is open. You can go ahead and type as much as you want because I can see the chat. Is this make sense? Is this clear? Sensible है ना? Okay, this is how the wave is. लेकिन हमने कभी नोटिस नहीं कर सकते. So let's notice it. So what I want you to do is I can change the amplitude. Okay, amplitude मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि दिस इज बेसिकली द हाइट ऑफ द वेव, दैट इज द एम्पलीट्यूड. ये तुमको 10th में भी आया होगा. यस यू नो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड. ये टर्म्स तुमको मालूम है. अगर नहीं मालूम तो फिर अपने को क्लास एंड करके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करना पड़ेगा. फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होता है? एनीबडी नोज व्हाट इज वेवलेंथ? दैट इज करेक्ट आयुष. इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन the one crest to the next crest, not trough actually, sorry, one crest to the next crest or one trough to the next trough. So यहाँ पे इसको मैं पॉज करता हूँ. ओके एंड आई कैन मेजर द वेवलेंथ. तो यहाँ से ये देखो, ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस से लेके ये क्रॉस से मैं ये डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ. कैन यू सी दैट? और ये सिमुलेशन तुमको फिजिक्स में भी काम में आएगा टू अंडरस्टैंड वेव्स. अंडरस्टूड है? So just make sure that you see this carefully and observe. So यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है वेव का 2.6. okay, all the waves will have similar distance, isn't it?
आई कैन अभी ये कर रहा हूँ, आई कैन स्टॉप एट सम पॉइंट. ओके, सो यू कैन सी द वेव डिस्टेंस जो है फ्रॉम दैट टू दैट. ओके, दिस इज़ अ क्रेस्ट. ओके, एंड दिस इज़ अ ट्रफ. दिस इज़ अ क्रेस्ट ट्रफ. और किसी भी दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच का अगर डिस्टेंस मैं मेजर करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज़ अ वेवलेंथ. क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि वेवलेंथ सेम है यहाँ पे? मेक सेंस? वेवलेंथ इज सेम. यहाँ पे you can again see the wavelength is same. There is no problem. I can also use this little apparatus. Okay, and then I can start and you can see the waves यहाँ पे. You can see the wave, right? I can also use a graph यहाँ पे, so you can see the wave यहाँ पे. Okay, so I think this is pretty nice, isn't it? अब देखो मैं क्या करता हूँ कि मैं एम्पलीट्यूड बढ़ाता हूँ इसकी. ओके, मैं एम्पलीट्यूड बढ़ा देता हूँ एंड देन ऑब्जर्व व्हाट एक्चुअली हैपन्स. ओके, रिमेंबर वेवलेंथ कितना है इसका? 2.6 सेंटीमीटर, दैट इज़ द वेवलेंथ. सो इसको मैं बढ़ाता हूँ. क्या वेवलेंथ में कोई फ़र्क पड़ा है? क्या वेवलेंथ में, इसको मैं निकाल देता हूँ ये ग्राफ को, बिकॉज यू नो जस्ट देयर. वेवलेंथ में कोई फ़र्क पड़ा है क्या? एम्पलीट्यूड बढ़ाया मैंने तो वेवलेंथ में कोई फ़र्क पड़ा है क्या? यस और नो? बट व्हाट हैपेंड? ओके, जब ग्राफ में अपने को ज़्यादा अच्छे से दिखता है, जब मैं एम्पलीट्यूड बढ़ाता हूँ तो व्हाट हैपन्स? व्हाट हैपेंड? यहाँ पे तुमको दिख रहा है, यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है. जस्ट कीप इट दैट वन, दैट इज़ द प्रॉपर ग्राफ. जब एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा हो तो क्या दिख रहा है तुमको? ये कम कर दिया मैंने एम्पलीट्यूड. कैन वी से कि एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा हो तो हाइट ऑफ द वेव चेंज हो रही है ना? अगर मैं एम्पलीट्यूड को बढ़ाता हूँ तो हाइट बढ़ जाती है. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. ओके, जैसे जैसे मैं, इजंट इट? ड्रॉपलेट का साइज दिख रहा है तुमको चेंज होते हुए? दिस इज लो एम्पलीट्यूड. वॉच द ड्रॉपलेट साइज. अब ये और भी बड़ा ड्रॉपलेट हो गया, इजंट इट? सो it is the size of the droplet that changes जब मैं एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ, isn't it? तो उसकी वजह से वेव जो है, अगर ड्रॉपलेट बड़ा गिरा ऑब्वियसली तो ये ज़्यादा उछलेगा ना वेव. इसका वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा, सॉरी नॉट वेवलेंथ, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा. ओके, लेकिन क्या वेवलेंथ चेंज हुआ? नहीं. कैन स्टिल मेजर एट एनी पॉइंट. वेवलेंथ इसका सेम ही आएगा, वेवलेंथ में चेंज नहीं होगा. फ्रीक्वेंसी जब से देखो अपन एट द सेम पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हुई, वेवलेंथ भी चेंज नहीं हुई. जब एम्पलीट्यूड चेंज किया तो सिर्फ हाइट ऑफ द वेव चेंज हुआ. ओके, अब मैं फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करूँगा तो देखो क्या होता है. सो आई विल ब्रिंग दिस टू दिस लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन पे लेके आ जाते हैं और इसको रन करवाते हैं बेसिकली. ठीक है, अब देखो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ. ओके, और ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द रेट एट विच द ड्रॉप्स आर फॉलिंग. पॉज करते हैं, देखो वेवलेंथ क्या हुआ. अभी फ्रीक्वेंसी मैंने क्या किया? बढ़ाया. ओके, तो वेवलेंथ का क्या होगा? क्या हो गया वेवलेंथ? कितना आ गया अभी? Approximately I think 1.7 approximately. Yeah, 1.7 is fine approximately. So these are the same waves now, isn't it? डिस्टेंस पे जा रहे हैं अपन, जैसे जैसे अपन दूर जाते जाएंगे वेव की इंटेंसिटी कम हो रही है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है. यहाँ पे ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे कम एम्पलीट्यूड है, isn't it? You see that? डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड कम हो रहा है लेकिन वेवलेंथ सेम है. ओके, जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो वेवलेंथ डिक्रीज होता है. जब फ्रीक्वेंसी कम करता हूँ तो वेवलेंथ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी अगर कम की, यू कैन सी दैट हियर ऑल्सो, ग्राफ में भी दिखता है तुमको. अगर फ्रीक्वेंसी मैंने कम किया तो वेवलेंथ बढ़ता है. ओके, अब मैंने फ्रीक्वेंसी जब चेंज कर रहा हूँ तो इसके एम्पलीट्यूड में फ़र्क नहीं पड़ रहा. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूँ तो एम्पलीट्यूड में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूँ तो वेवलेंथ में फ़र्क पड़ता है.
अब मेरे को बताओ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का किस तरह का रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है, इजंट इट? तो मैं बोल सकता हूँ वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। व्हाट अबाउट एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड का किसी के साथ रिलेशनशिप है क्या, वेवलेंथ के साथ या फ्रीक्वेंसी किसी के साथ रिलेशनशिप है एम्पलीट्यूड का? एम्पलीट्यूड को अपन ए से इंडिकेट करते हैं। नो, एम्पलीट्यूड दिस इज बेसिकली इंटेंसिटी होता है। ये हमको समझ में आ गया ना, इंटेंसिटी। ओके, जैसे एम्पलीट्यूड अगर मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो व्हाट हैपन्स टू द ड्रॉपलेट साइज, ये बढ़ता है। एम्पलीट्यूड अगर कम करता हूँ तो ड्रॉपलेट साइज कम होता है। समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी, दिस इज व्हाट द वेव्स आर। ये वाटर वेव्स हो गए, ये समझ में आ गया ना, ये क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि केमिस्ट्री में तो आता ही आता है, फिजिक्स में भी आता है, और काफ़ी लोग जो है दे गो एंड डू ऑल द केमिस्ट्री थिंग्स एंड फिजिक्स थिंग्स एंड नो आइडिया द रिलेशनशिप, क्योंकि विजुअलाइजेशन नहीं होता है ना। हम लोग ये इमेजिन करते हैं, एक्चुअली इनफैक्ट सिर्फ हम लोग नहीं, ठीक है ना, इवन इन द ओल्ड डेज साइंटिस्ट लोगों ने, नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट लोगों ने ये अज्यूम कर लिया था कि फ्रीक्वेंसी का और एम्पलीट्यूड का देयर इज अ रिलेशनशिप। ओके, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का रिलेशनशिप था, ये पुराने ज़माने में माना जाता था। ओके, अभी हमको मालूम है एंड इसका अपन एक देखेंगे एक्सप्लेनेशन, ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, किस तरह से आता है, ये सब कुछ हम देखने वाले। सो डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ ये मैं क्लियर करवाना चाहता था कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, एम्पलीट्यूड का दोनों के साथ रिलेशनशिप नहीं है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू इंटेंसिटी। क्लियर है? ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक्ड व्हाट आई शोड यू, ये पर्टिकुलर चीज़। इफ़ देर इज़ अ डाउट व्हाट्सएप ग्रुप पे तुम इसको पूछ सकते हो। ओके, we'll continue in the next one. We'll continue with the waves and discussion of the waves in the next class. Okay, all right, thank you very much. Bye bye.